नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कलम पे। और हम करने वाले हैं बहुत प्यारा सा मस्त सा टॉपिक आज लेके आए आपके लिए, लॉ ऑफ मोशन यानी गति के नियम। गति के नियम क्या होते हैं, पहला नियम क्या कहता है, दूसरा क्या कहता है, तीसरा, जिनको आपको समझने में दिक्कत हुई होगी। बंदूक को गोली चलाने का झटका क्यों लगता है, आपने सोचा होगा भी हम बस जब चलती है एकदम से चल पड़े तो हम पीछे क्यों झुक जाते हैं, आगे क्यों झुक जाते हैं, जब मतलब कोई साधन ऐसे मुड़ता है तो आप ऐसे क्यों हो जाते हैं। कारण कारण ट्रेन में से बॉल फेंकते हैं ना, ट्रेन से बॉल जब फेंकते हैं तो देखना आप बॉल ऐसे फेंकना आपके हाथ में आ जाएगी वापस। क्यों क्यों ऐसा क्यों होता है। ठीक है, गोली से शीशे के पार निकल जाती है गोली, लेकिन हम जैसे पत्थर मारते हैं तो शीशे को तोड़ देते हैं। ये क्यों, इसका कारण जानेंगे आज। ठीक है, इस लॉ ऑफ मोशन यानी गति के नियम। सबसे पहले जो हम बात करते हैं गति के बहुत प्यारे हैं। ठीक है, गति के इसने दिए तो आइजैक न्यूटन ने 1687 में दिए थे, याद कर लेना। ठीक है, और अपनी एक बुक में लिखा था मैथमेटिका प्रिंसिपिया। कौन से पिया, प्रिंसिपिया। ठीक है ना, प्रिंसिपिया का मतलब यहाँ पे है सिद्धांत, मैथ के सिद्धांत। ठीक है ना, तो न्यूटन ने 1687 में दिया था और बुक के अंदर लिखा था, 1687 में दे दिया। ठीक है, और कितने नियम दिए थे, 3 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे, 3 नियम दिए थे। ठीक है, कौन सा नियम आ गया अभी, 3 नियम दिए भी। गति किस प्रकार से होता है, भाव डालता है, कौन डालता है। पहला गति का या न्यूटन का नियम, गति का पहला गति का क्या कहता है, कुछ नहीं कहता, बड़ा प्यार से कुछ कहता है। तो आपको क्या कहता है, देखो ये कहता है कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, कोई वस्तु गति में है तो गति में रहेगी, और किसी दिशा में है तो उसी दिशा में रहेगी जब तक कोई बाह्य बल उस पर कार्य न करे। समझ में आ गया। यानी कोई भी वस्तु, आप ये आराम से देखो, कोई भी वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं करेगी, परिवर्तन नहीं करेगी। बहुत अच्छा है, प्यारा सा है। जब तक उस पर बाह्य बल कार्य न करे। शब्द वही है, यानी जो पोजीशन है, मान लो कोई वस्तु क्या है, चल रही है, यानी उसकी क्या है, वो गति में है, मोशन में है, तो वो चलती रहेगी। क्या रहेगी, चलती रहेगी। अगर वो विराम में है तो वो किस में रहेगी, विराम में है तो यानी ठहरी हुई है तो वो विराम में ही रहेगी। ठीक है ना, क्लियर है। कोई किसी दिशा में है तो उसी दिशा में रहेगी। मान लो किसी दिशा में है तो दिशा भी उसकी वही रहेगी जब तक उस पर कोई क्या न करे, बाह्य बल कार्य न करे, यानी फोर्स जब तक उस पर अप्लाई नहीं होता, एक्सटर्नल फोर्स जब तक उस पर अप्लाई नहीं होता, तो नो चेंज इन पोजीशन। यानी अगर मैं चाहूँ, अगर ये गति में है और जब तक चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, जब तक इस पे कोई दूसरा बल नहीं लगे, हो सकता है घर्षण बल लगे, हो सकता है गुरुत्वाकर्षण बल लगे, हो सकता है हवा का दबाव लगे, कोई ना कोई बल लगेगा, तब ये किस में आ सकती है, विराम अवस्था में। ठीक है, और विराम वाली किस में जा सकती है, गति में। जब कौन काम कर रहा है, बाह्य बल काम कर रहा है। नहीं तो गति वाली गति में, विराम वाली विराम में, कोई दिशा में जा रही है उससे दिशा में रहेगी, ये कहना चाह रहा है। यानी कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, गति में है तो गति में रहेगी।
और किसी दिशा में जा रही है तो उसी दिशा में रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल काम ना करे। यानी सीधा सिंपल सा फंडा है, वो अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं करती है जब तक बाह्य बल काम ना करे। तो यहाँ से हमें दो चीज देखने को मिलती है, एक तो बल क्या, बाह्य बल क्या, बल 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 बल, और दूसरा मतलब क्या मिलेगा यहाँ से देखो, विराम, यानी जिस अवस्था में है उसी अवस्था को बनाए रखेगी जब तक बाह्य बल काम ना करे। तो यानी यहाँ से हमें दो तीन बातें पता चलती है। एक तो ये गति का नियम है ना, इसको परिभाषित किया था गैलीलियो ने। किसने परिभाषित किया था? गैलीलियो ने। लिख तो दिया था किसने? न्यूटन ने। परिभाषित किसने किया? गैलीलियो। तो गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है इसको। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यार, ठीक है। और इससे हमें पता चलता है भी कोई वस्तु की अवस्था बनाए रखने में जो महत्वपूर्ण भूमिका रहती है ना, अवस्था बनाए रखने में भूमिका जो है वो किसकी है? जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है उसको क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व, ठीक है ना। तो जड़त्व यानी वस्तु विराम अवस्था में, तो विराम अवस्था में किसके कारण रह सकती है? गति में तो गति किसके कारण? वो जड़त्व के कारण रह सकती है। किसके कारण रह सकती है? जड़त्व के कारण, ठीक है ना। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। एक आपसे क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बल की परिभाषा, बल की डेफिनेशन ऑफ फोर्स, बल की परिभाषा हमें कौन से नियम से मिलती है? बल की परिभाषा हमें गति के कौन से नियम से मिलती है? बल की परिभाषा, अरे यहाँ पर देखो उल्टा पढ़ो इसको। बल की परिभाषा मैं बताऊँ कैसे मिली यहाँ से, ठीक है ना। उल्टा पढ़ो, यानी अगर कोई बाह्य बल कार्य करने लगे तो बाह्य बल क्या कर सकता है? उसकी अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। यही तो डेफिनेशन है। यानी बल वह कारक है जो किसी भी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है, ठीक है ना। और इसमें ये कह रहा है परिवर्तन न कर, बाह्य बल न लगे, लग गया तो परिवर्तन हो जाएगा ना। तो यही जो क्या है? बल की डेफिनेशन है, यानी बल की परिभाषा भी मिलती है। तो ये तीनों गैलीलियो ने परिभाषित किया था, इसलिए गैलीलियो का नियम कहा जाता है। इससे हमें क्या पता चलता है भी? अवस्था बनाए रखने में जो भूमिका है वो किसकी है? जड़त्व की, इसलिए जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। बल की परिभाषा मिलती है, इसलिए बल की परिभाषा किस नियम से मिलती है? तो पहले नियम से मिलती है। दिया किसने? न्यूटन ने। परिभाषित किसने किया था? गैलीलियो ने किया था, ठीक है ना। दोनों क्वेश्चन में अंतर आ जाता है। अब यहाँ से दो तीन बातें, यहाँ से क्या है? दो तीन भी अवस्था बनाए रखे, ठीक है। ये जड़ तो देख लेना थोड़ा सा। अवस्था बनाए रखने में कह दो। दूसरा आप ये भी कह सकते हो, दूसरा क्या कह सकते हो? जड़त्व है क्या आपका? इनर्शिया है क्या? जड़त्व है क्या, ठीक है। जो भौतिक कारक, वह भौतिक कारक जो वस्तु की अवस्था में परिवर्तन न होने दे, यानी वस्तु की जो अवस्था है ना उसमें परिवर्तन न होने दे या अवस्था बनाए रखे, बात बराबर ही है यार, गंगाधरी शक्तिमान है, ठीक है ना। यानी जड़ तो क्या है? इनर्शिया क्या है? जड़। जड़ क्या करती है यार? जड़ बताओ क्या करती है? जड़ क्या करती है? पादप जो है उसकी जड़ जो होती है वो क्या करती है? उसको स्टेबिलिटी देती है ना। एक मतलब उस जगह खड़े रहने में उसकी हेल्प करती है ना, यानी उसकी पोजीशन को बनाए रखने में हेल्प करती है ना। तो जड़ तो, ठीक है, उसी के नाम पे दिया गया मान लो, ठीक है। जड़ तो यानी जड़ क्या करती है? किसी वस्तु को उस जगह से न हिलने, या कोई वस्तु गति में है तो उस गति को बनाए रखने, यानी उसकी अवस्था जो है, जो अवस्था उसकी है प्रेजेंट में, उसको बनाए रखने में जो हेल्प करता है वो कौन करता है? जड़त्व करता है। जड़त्व कोई बल नहीं है, ये बात याद रखना। जड़त्व क्या नहीं है? कोई बल नहीं है, ठीक है। तो जड़त्व क्या है? ठीक है, पत्थर है, पत्थर को वहां पर रखने में हेल्प कौन करेगा? जड़त्व।
ठीक है, पहाड़ है, पहाड़ मान लो उसकी अवस्था बनाए रखता है, वो कौन करता है? जड़त्व। और जड़त्व उतना ही ज्यादा जड़त्व होता है जितना क्या करता है, उसका मास ज्यादा हो। ठीक है, तो एक बात याद रखना, जड़त्व कब ज्यादा होता है, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, जड़त्व समानुपाती होता है किसके? मास के, यानी उसके द्रव्यमान के। यानी जितना किलोग्राम ज्यादा उतना जड़त्व ज्यादा। यानी एक छोटे से पत्थर को उठाना पहाड़ के मुकाबले में आसान होता है या नहीं होता? बोले हाँ जी होता है। तो किसके? जड़त्व यानी अवस्था में आप एक तो कम बल लगा के परिवर्तन कर दो और एक ज्यादा बल लगाना पड़े, जहाँ ज्यादा बल लगाना पड़े वहाँ मतलब जड़त्व क्या है? ज्यादा है। यानी ज्यादा बल लगाना पड़े तो वहाँ पे क्या मिलेगा हमें? मास भी ज्यादा मिलेगा। मास यानी द्रव्यमान ज्यादा मिलेगा। ठीक है ना? यानी जड़त्व ज्यादा, कब ज्यादा? जब मास से ज्यादा। जड़त्व कम यानी जब मास से कम। ये चीजें भी याद कर लो, आपको काम आएगी भविष्य में, भविष्य बनाने के काम आएगी भविष्य में, भविष्य बनाने के। ठीक है ना? तो ये है गति का नियम। तो गति का नियम क्या कहता है फिर देख लो। गति का नियम वह नियम, यानी आपको समझना है यार, अच्छा आराम से समझो, प्यार से समझो, क्योंकि टाइम अपने पास है। नहीं तो ये 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार अलग अलग वीडियो देख के समझना पड़ेगा। इससे अच्छा है आप एक बार समझो। गति का पहला नियम, गति का पहला नियम क्या कहता है? यानी मैं दौड़ रहा हूँ, मैं दौड़ता रहूंगा, मैं रुका हूँ, मैं रुका रहूंगा, मैं इधर जा रहा हूँ, मैं इधर जाता रहूंगा। क्यों रहूंगा? जब तक मेरे पे बाह्य बल न लगे, मेरे पे बल न लगेगा तब तक मैं वही रहूंगा। चाहे मैं दौड़ रहा हूँ तो दौड़ता रहूंगा, खड़ा हूँ तो खड़ा रहूंगा, किसी दिशा में हूँ तो उसी दिशा में रहूंगा। ठीक है, जब तक बाह्य बल न। अब मेरे ये दिशा थी, मेरे हाथ ने बल लगाया, मुंडे की दिशा घुमा दी, यानी ये क्या था? बल लगाया इसने, बल। ठीक है ना? हो सक इधर मुंडे में बल लगाया, आगे खिसका दी। ठीक है ना? जैसे आगे जा रही थी यहाँ से बल लगाया, रोक दी। तो ये बाह्य बल ऐसा कारक है जो क्या कर रहा है? गति में परिवर्तन कर रहा है। ठीक है ना? या फिर अवस्था में परिवर्तन कर रहा है। समझ में आई बात? यानी वो वस्तु इसी अवस्था में है, उसी अवस्था में रहती है जब तक बाह्य बल ना लगे। ठीक है, और अवस्था बनाए रखने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कौन निभाता है? जड़त्व निभाता है। ठीक है, भौतिक कारक जो वस्तु की अवस्था में परिवर्तन न होने दे, तो ये जड़त्व है। जड़त्व मास के बराबर होता है, और जड़त्व बल नहीं है, याद रखना। जड़त्व क्या नहीं है? बल नहीं है। कहीं कह दो आप जड़त्व बल है, जड़त्व बल नहीं है। क्लियर है? तो गैलीलियो जड़त्व का नियम, बल का। अब हम थोड़ा जड़त्व के एग्जाम्पल फर्स्ट, पहले लो के जो है प्रथम जो हमारा है क्या है? नियम है, उसके कुछ एग्जाम्पल जो किस पे आधारित है? जड़त्व पे आधारित है। क्या है? जड़त्व पे आधारित। जड़त्व, क्योंकि पहले नियम में क्या है? मुख्य चीज है जड़त्व। बल तो हम बाद में बात करेंगे, दूसरे में हम बल के सूत्र लिखेंगे, टेंशन मत लेना आप। ये है बल। ठीक है, ये है तारा और सितारा। ठीक है, गति का कौन सा नियम? पहला। और उसके अंदर मुख्य चीज हमने क्या पढ़ी? एक तो जड़त्व पढ़ा और एक क्या पढ़ा था? बल पढ़ा था। हमें जड़त्व के एग्जाम्पल करने हैं। जड़त्व वह कारक है जो अवस्था में परिवर्तन न होने दे, जो क्या करने न दे? अवस्था को, पोजीशन को चेंज नहीं होने देता, वो जड़त्व। जैसे, ठीक है ना? जड़त्व भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। रेस्ट विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व, ठीक है, डायरेक्शन का जड़त्व। तो हम अलग अलग ही लिख लेते हैं ना। तो आप लिखो विराम का जड़त्व, विराम का जड़त्व। ठीक है, विराम का जड़त्व में क्या कहता है? देखो दूसरा लिख लो, चलो एग्जाम्पल इकट्ठे लिखा देंगे। दूसरा लिख लो, गति का जड़त्व। तीसरा लिख लो, पहले के एग्जाम्पल होंगे सारे के सारे, याद रखना। दिशा का जड़त्व। ठीक है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ऑफ मोशन, ऑफ रेस्ट। ठीक है, विराम का जड़त्व क्या है? देखो, हाँ, आप मान लो बस में बैठे हो, ठीक है, बस अब क्या है? बस रुकी हुई है, और जैसे ही बस चलती है, बस
जैसे ही क्या होती है, चलती है, मान लो वो चलती है एकदम से। मैं ड्राइवर था, गियर लगा के पूरा रेस दे दिया, बस को उठा दी। हो सकता है बुलेट था मेरे पास, हो सकता है मेरे पास कोई मोटरसाइकिल था, हो सकता है मेरे पास कोई गाड़ी थी, यानी गाड़ी बस या कोई भी हो, एकदम अचानक चलने से रुकी हुई थी। यानी रुकी हुई तो किस में थी? विराम में थी। और आप किस अवस्था में थे? विराम अवस्था में थे। ठीक है ना, आराम से बैठे थे। तो बस अचानक चलने पर, अचानक चलने पर यात्री का पीछे झुक जाना, पीछे झुक जाना। विराम का जड़ तो क्या है? बस जड़ किस में थी? विराम अवस्था में थी। और आप भी किस में थे? विराम अवस्था में थे। यानी जैसे ही चली, आपने अपना जड़ तो बनाए रखा, आपको पता नहीं चला, मान लो, है ना। ड्राइवर नहीं झुकता, देखते हो आप, क्योंकि उसने अपना पहले पता चल गया, अभी अब मैं ब्रेक जैसे ही मैं एक्सीलेटर दबाऊंगा तो वो चलेगी, तो वो पीछे नहीं झुकता, यात्री झुकते हैं। ठीक है ना, यात्री क्यों? उसको पता नहीं चला, तो वो जैसे ही चलाएगा आप पीछे झुक जाओगे। झुक जाओगे क्या? बस तो गति में आगे, लेकिन आप अब तो जड़ तो अवस्था बनाए रखे हो, वहां पर गए, फिर आपने धीरे से अपने को कंट्रोल किया, तो वो है विराम का। बस के अचानक चलने पर यात्री का क्या हो जाना? पीछे झुक जाना। क्लियर है? दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा नियम, जैसे आपने कभी देखा होगा, कंबल देखा होगा आपने, ठीक है ना, ब्लैंकेट जो होता है, कंबल को हिलाने से, कंबल को हिलाने से धूल कण का अलग हो जाना, धूल कण का अलग हो जाना। ठीक है ना, जैसे आपने कभी तक कंबल, तो एक मतलब एग्जाम्पल जो लिखे होते हैं वो लिखे है मैंने, कंबल कंबल ऐसे ऐसे करते हो तो क्या होता है? जैसे कंबल तो गति में आ गया, ऐसे किया, लेकिन धूल कण अभी भी किस जड़तों में थे? कौन से जड़तों में? विराम के जड़तों में, विराम के जड़तों में थे। वो विराम में जड़तों थे, कंबल ऊपर गया, धूल कण नीचे रह गए, कंबल नीचे आया, धूल कण ऊपर रह गए। ऐसा ही होता है ना। ठीक है, तो कंबल हिलाने से क्या हो जाता है? फिर क्या है, कंबल को हिलाने से धूल कण अलग हो जाते हैं। जैसे आपने मंजी कभी ठोक के देखी होगी, मंजी चारपाई आपने देखी होगी, तो चारपाई से भी क्या होता है? जैसे ऊपर मारते हो, नीचे धूलकण, ऊपर धूलकण रह जाते हैं, कुछ नीचे रह जाते हैं, ऐसे रह जाते हैं ना। कोई चीज़ को आप थपथपाते हो, धूलकण वैसे रह जाते हैं। तो वो किसके कारण है? वो ऐसा नहीं है भी आपके मतलब वो मारने से हो, नहीं, धूल का विराम अवस्था में। किस अवस्था में हो ना? विराम, विराम का जड़ तो पकड़े हुए हैं धूलकण। ठीक है ना। पेड़ को जब आप हिलाते हो, आपने देखा होगा, हम खुश हो जाते हैं, हाँ, नीचे फल आ जाते हैं, टूट जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि फिजिक्स का वो पहला नियम है जिसके कारण क्या है, पेड़ को हिलाने से, पेड़ को हिलाने से फलों का नीचे गिरना, फलों का नीचे गिरना। बेर वगैरह आपने तोड़े होंगे, हमने तो बहुत तोड़े हैं भाई साहब। ठीक है, आपने कोई बेर वगैरह या कोई मतलब जो किन्नू वगैरह हो गए आपके, कभी देखा होगा ना, मौसमी होगी, तो जब वो पक जाते हैं उसके बाद इसको हिलाएंगे तो सारे के सारे क्या हो जाते हैं? नीचे। कोई फल पक जाता है, फल पक जाने पर उसके जो बीच का जो है वो कमज़ोर हो जाता है, आपको पता है। जैसे हिलाओगे तो फल किस में था? विराम अवस्था में था, और आपने पेड़ को गति दे दी, तो गति और विराम, फल अपनी विराम अवस्था, विराम का जड़ तो बनाए रखता है, इसलिए वो क्या हो जाता है? उससे अलग हो जाता है, अलग होकर नीचे गिर जाता है ना। ठीक है, पेड़ को हिलाने से फलों का नीचे गिरना। क्लियर है? एक बढ़िया सा एग्जाम्पल और लिख लो, बाकी आप देख लेना बुक्स वगैरह में। जब बंदूक से, पूरा आएगा नहीं, बंदूक से जब गोली चलती है, मान लो, ठीक है, तो बंदूक की गोली से क्या हो जाता है? शीशे में छेद हो जाता है। आपने देखा भी होगा, शीशे में छेद हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब आप, शीशे में छेद हो जाता है, लेकिन पत्थर से शीशा टूट जाता है, पत्थर से
शीशा टूट जाता है। ऐसा क्यों? ठीक है, शीशे से तो छेद हो गया, पत्थर से शीशा टूट जाता है, चटक जाता है। देखना है इसका क्यों हुआ, क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ ऐसा। क्लियर है ना? काफी समय लग जाएगा, छोड़ो। गति का जड़त्व, गति का जड़त्व यानी बस अचानक चलने पर, तो आप यहां पे लिख सकते हो बस अचानक रुकने पर यात्री का आगे की ओर झुकना, आगे की ओर झुकना किसका है? क्योंकि अब आप और बस दोनों गति में थे तो गति का जड़त्व था। जैसे ही बस तो रुक गई, लेकिन आपका गति का जड़त्व बना हुआ है, तो आप क्या करते हो? आगे झुक जाते हो। तो वो भी है, ठीक है ना? आपने देखा भी होगा कभी, ठीक है, किसी को मतलब रेपटे भी पड़े होंगे ऐसे भी, क्योंकि जैसे ब्रेक मारता है कोई आगे, मतलब आपने झुका, हो सकता है आपसे एक्शन रिएक्शन हो गया हो, ऐसा भी हो जाता है ना कई बार, ठीक है ना? तो कई बार गलती ना होते हुए भी गलती स्वीकार करनी पड़ जाती है, क्योंकि भीड़ देख के भी। तो वही है ये उसके कारण होता है। आज के बाद अगर ऐसा हो तो कह देना गति के जड़त्व के कारण हुआ है, ठीक है? ये कौन सा कहता है? हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है, गति का प्रथम नियम कहता है ये गति के जड़त्व के कारण हम क्या होते हैं? आगे झुक जाते हैं, ठीक है? आप पीछे भी झुक खड़े हो तो पीछे झुक जाते हैं, वो विराम के जड़त्व के कारण है, ठीक है ना? तो बस अचानक रुकने पे यात्री का क्या हो जाना, ये भी देखा होगा चलती बस या ट्रेन से, ट्रेन लिखेंगे मजा आता है ना, ट्रेन से उतरने या कूदने पर यात्री का मुंह लगना, आगे जाके यात्री का आगे की तरफ गिर जाना। पीछे गिरे हो क्या कभी? आगे की तरफ गिर जाना, यात्री का आगे की तरफ गिर जाना भी क्या है? गति। क्योंकि यात्री ट्रेन और आप दोनों गति में थे, और आप जाना किस में चाहते थे? किस में जाना चाहते थे? विराम अवस्था में, लेकिन वो इसीलिए जा पाए क्योंकि आप गिर गए। अगर स्पीड आपकी और ट्रेन की दोनों की बराबर है तो हो सकता है आप उतर पाओ, नहीं तो फिर गिर जाओगे, ठीक है? ट्रेन से बॉल उछालने पर, बॉल उछालने पर वापिस हाथ में आ जाना, ट्राई करना वापिस हाथ में। जब खिड़की से जब ट्रेन चल रही हो ना, तो ऐसे बॉल उछालोगे ना, तो वो अपने आप वापिस हाथ में आ जाती है। देख लेना आप, देख लेना आप आ जाना, क्योंकि दोनों गति में है, दोनों क्या है? गति में है। और गति का जड़त्व बनाए रखने के लिए वो क्या करते हैं? ऐसा ही होता है, भी हाथ में आ जाती है। दिशा का जड़त्व, दिशा का जड़त्व का एक एग्जाम्पल ही बहुत है, ठीक है? बस जब मुड़ती है, बस के मुड़ने पर, ठीक है, मुड़ने पर यात्री का, पूरी लाइन नहीं लिखूंगा, यात्री का विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में झुक जाना, दिशा में झुक जाना, ठीक है? जैसे ही बस ने ऐसे ऐसे किया, खचर खचर खचर, आपको बस ऐसे घूमे आप इधर, यानी जिस तरफ बस जा रही है उधर क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि आपकी दिशा ये बनी हुई थी, और आप इस दिशा को बनाए रखने के लिए बस तो टेढ़ी होगी, लेकिन आप अभी सीधे ही हो उसके हिसाब से, यानी आपका 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए उस दिशा में, ठीक है? तो दिशा का जड़त्व है भी, बस इधर मुड़ेगी, आप इधर झुकोगे। आपने देखा भी होगा कभी, ऐसे झुक जाता है ऐसे, ठीक है? इधर जा रही है तो ऐसे मोड़ पे झुकते हो ना, तो वो दिशा का जड़त्व के कारण होता है। तो ये एग्जाम्पल थे प्रथम नियम के। कौन से नियम के? प्रथम नियम के, ठीक है? तो ये था आपका गति का पहला नियम, जिसे जड़त्व का नियम, गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। जड़त्व वह होता है जो क्या करे, लिख लोगे आराम से। कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, जे कर देखता
गति का दूसरा नियम। बहुत मस्त नियम है, ये समझ डाला तो लाइफ झिंगा लाला। ठीक है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसे संवेग का नियम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बताऊंगा। संवेग का नियम, और संवेग आपने पिछला लेक्चर में पढ़ा था, इसीलिए पढ़ा था। ठीक है ना। संवेग आवेग, संवेग आवेग। एक बात पहले और ही लिख लो आप। पिछले से हमें बल की परिभाषा मिली थी, यहां से हमें बल का सूत्र मिला है, बल का सूत्र मिला है। ठीक है। और दूसरा नियम पहले नियम, दूसरा नियम पहले नियम का ही रूप है एक, ऐसे भी लिख लो। ठीक है। पहला नियम है, उसके नियम पर आधारित दूसरा नियम है, क्योंकि वहां से बल का हमें परिभाषा मिली थी, यहाँ से बल का हमें सूत्र मिलेगा। संवेग का नियम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें संवेग का जिक्र आएगा। ये क्या कहता है, बहुत प्यारी सी बात कहता है। संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होती है। इस बात को ऐसे लिखना है। कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है। ठीक है ना। ये कहता है नियम के अनुसार संवेग के परिवर्तन, बहुत ही आसान है, बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान, परिवर्तन की दर, ठीक है, परिवर्तन की दर आरोपित बल, अप्लाइड फोर्स, आरोपित बल के समान अनुपाती होती है, समानुपाती होती है, तथा बल की दिशा में होती है। क्लियर हुई बात? क्या क्लियर हुई? कितनी बढ़िया बात। इसने बताया भी जो चेंज होगा ना किसमें, डेल्टा पी यानी संवेग के अंदर, वो किसके समानुपाती होगा, एफ के। ठीक है। या चलो उसको छोड़ दो। ठीक है ना। डेल्टा टी, इसकी दर किसके समानुपाती होगी, इसमें। और संवेग उसी दिशा में होगा जिस दिशा में क्या होगा, परिवर्तन, बल की दिशा होगी। बल की दिशा, संवेग की दिशा, जो परिवर्तन होने की दिशा है वो सेम होगी। यहाँ से हमें क्या मिलता है, हमें बहुत कुछ मिलता है। यहाँ से हमें एक तो क्या मिलता है, फार्मूला मिलता है। देखिए एफ का फार्मूला बनाएंगे, यानी ये कह रहा है संवेग में उतना ही परिवर्तन होगा जितना उसके अंदर बल आरोपित किया जाएगा। ये बात कह रहा है यहाँ पे, बल के संवेग में परिवर्तन समान अनुपाती होगा। समान का मतलब क्या है, जैसे 2:2 होता है मान लो, तो ये समानुपाती है। मैं कह दूं इसमें 3 से गुणा करूं तो मुझे समानुपाती का मतलब है यहाँ 3 से गुणा करनी पड़ेगी, यानी इसको हम क्या कहेंगे, 6:6। हो नहीं सकता मैथ में ये। ठीक है ना। रेशो 1:1 हो सकता है लास्ट, जहां तक कटता हो तो काटना पड़ता है, वो मैथ की बात है ना, लेकिन मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। अब मैं कह दूं ये 6:6 कब तक समानुपाती रहेगा, आप कहो जी समानुपाती तब रहेगा जब 6 के इस 6 के साथ जो चीज़ घटित होगी वो इसके साथ भी घटित हो। यानी मैं इसको कह दूं जी ये मुझे 5 से भाग करना है, 5 के 30, 30:6, ये समानुपाती रहेगा नहीं जी। समानुपाती के लिए क्या करना पड़ेगा, इससे गुणा करना पड़ेगा इसको, तब ये समानुपाती, समान अनुपात, समान अनुपात रहेगा हमेशा। ठीक है ना। जो घटना यहाँ होगी वो इसका रिजल्ट यहाँ भी देखने को मिलेगा। समानुपाती का मतलब क्या, जो घटना यहाँ होगी उसका रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा, यहाँ जो घटना होगी उसका रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा, समान मिलेगा। ठीक है ना। समझ में आई बात? क्या क्लियर हुई बात? नहीं हुई? ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम आपके घटना को क्लियर करते हैं। आप टेंशन नहीं लेने का, हमें टेंशन नहीं लेना है,
हमें लोगों को टेंशन देना है, ठीक है ना। अब देखो इस चीज़ को मैं थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर करूं, वो चीज़ लिख लेना, ठीक है। दूसरे नियम, दूसरी परिभाषा भी आप लिख सकते हो इस नियम की, ठीक है। ये बल्कि बल्कि लिख सकते हो, बल, चलो छोड़ो यार, कंफ्यूज हो जाओगे ना। बल जो है वो यहाँ से ऐसा कारक भी मिलता है हमें जो किस में परिवर्तन करता है, संवेग में परिवर्तन कर सकता है। यानी ऐसा एक भौतिक कारक भी है जो क्या करता है, संवेग में परिवर्तन कर सकता है। क्या कर सकता है, परिवर्तन। देखो संवेग में परिवर्तन कब होता है, आपको पता है। पहले बात तो आपने पी, संवेग, संवेग क्या होता है, तो आपको डेल्टा पी की बात छोड़ो, आप पहले आप मोमेंटम की बात करो, संवेग की बात करो। संवेग आपको पता है क्या होता है, यानी द्रव्यमान गुणा क्या, वेग, द्रव्यमान के साथ वेग यानी संवेग। ये बात बताई थी मैंने, ठीक है ना। संवेग, जब वेग के साथ किसको, मास को कैलकुलेट किया जाता है या गणना की जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। यानी वेग, वेग और यानी एम वी, ठीक है ना। तो P बराबर क्या है, एम वी है। अब आप मेरे को एक बात बताओगे, P बराबर क्या है, एम, एम को हम किस में मापते हैं, किलोग्राम में, और हम वी को किस में मापते हैं, मीटर पर सेकंड के अंदर, ठीक है। अब ये हमारे पास एक आ गया फार्मूला, ठीक है। अब एक बात बताओ, मैं इसके अंदर अगर परिवर्तन करूं पी के अंदर, तो इसमें मेरे को किस में परिवर्तन करना पड़ेगा, इसमें परिवर्तन होगा या इसमें परिवर्तन होगा, दोनों में से किस में परिवर्तन होगा ये बताओ। तो आप कहोगे परिवर्तन वेग में होगा। परिवर्तन किस में होगा, वेग में होगा। वेग में कैसे होगा, वेग में होगा, वेग में होगा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अरे याद करो, वेग में परिवर्तन कैसे नहीं होगा। आप बताओ, आप किस वेग, आपका मान लो 20 मीटर पर सेकंड हिसाब से चलते हो आप, 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, लेकिन आपने अपने वेग बढ़ा दिया, 30 मीटर पर सेकंड कर दिया, यानी 10 का परिवर्तन किया आपने, वेग में परिवर्तन किया आपने। अरे वेग में परिवर्तन किया आपने, तो किस में, आपका द्रव्यमान घटा क्या, द्रव्यमान तो वही है, पहले वाला ही था, अब भी वही है, ठीक है। कोई कार चल रही है, कार अपनी स्पीड को बढ़ाती है घटाती है, सीधा समझो, बढ़ाती है घटा, उसका द्रव्यमान तो नहीं घटता ना, क्या घटता है, वेग। तो किस में परिवर्तन, यानी वेग में परिवर्तन होता है, तो अपने आप संवेग में परिवर्तन हो जाता है। मास को हमें क्या रखना पड़ता है, इस केस के अंदर कांस्टेंट रखना पड़ता है, यानी एक ही वैल्यू उसकी रखनी पड़ती है जितनी दी हो, ठीक है ना। क्लियर हुई, ठीक है। अब इसके परिवर्तन की दर की बात करता है, वो क्या करता है, ये कहता है इसके अंदर जो परिवर्तन है उसकी दर है वो किसके बराबर होगी, ठीक है। आप ऐसे कह सकते हो, गुणा समय अंतराल के बराबर होगी। ये बात मैंने पहले भी बताया था, समय अंतराल। यानी अगर इसके अंदर परिवर्तन करना है पी के अंदर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एफ को कितनी देर तक लगाया जाए तब परिवर्तन होगा, यानी बल को जितना आरोपित करेंगे, कितना आरोपित करेंगे वो क्या होगा, वो क्या होगा, तभी तो क्या है, संवेग में परिवर्तन आएगा। क्या आएगा, संवेग में परिवर्तन। यानी मैं कह दूं बल जो है, फोर्स जो है, और उसका जो टाइम इंटरवल है, दोनों का मल्टीप्लाई जो है, मैं बता दूं 10 न्यूटन आपने बल लगाया 10 सेकंड के लिए, 10 न्यूटन 10 सेकंड के लगाया तो संवेग में कितना परिवर्तन होगा, उतना ही परिवर्तन होगा, जितना समय ज़्यादा हो कम हो उतना ही, ठीक है। अब इस बात को आप क्लियर करने के लिए क्या करेंगे, इधर लेके आते हैं, समय को मैं क्या लिख दूं, डेल्टा टी लिख दूं, छोटा बनाने के लिए। अब एफ को मैं इधर लेके आऊँ, मान लो ये है हमारे पास एफ था, फोर्स है, टी को नीचे लेके जा सकता हूँ, लेके जा सकते हैं इसी, और टी को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, समय। तो इस फार्मूले को ऐसे लिखा जा सकता है, एफ क्या है, डेल्टा पी बटे में डेल्टा टी, हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा। अगर इसको ऐसे नहीं, पी को हमने क्या लिखा, तो पी को हमने लिखा किलोग्राम मीटर पर
सेकंड लिखा, और समय को हम किस में है, सेकंड में। तो यहाँ से हमें कुछ निकल के आता है, देखो ये चीज़ मिलती है, और ये क्या है, तो किलोग्राम है, और मीटर पर सेकंड वेग बटा समय, वेग बटा समय यानी वेग में परिवर्तन को हम त्वरण बोलते हैं, और त्वरण क्या है, मीटर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिल गया। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं फिर, मास यानी द्रव्यमान, और गुणा क्या लिख सकते हैं, एक्सीलरेशन यानी त्वरण। ठीक है, त्वरण लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हमने क्या लिखा, त्वरण लिख सकते हैं क्या, त्वरण की इकाई है ना ये। ठीक है, तो एफ बराबर क्या मिल गया हमें, एफ किसके इक्वल मिल गया हमें, द्रव्यमान व गुणा त्वरण के। तो यहाँ से हमें एक फार्मूला मिलता है, ये फार्मूला। ठीक है, क्या मिलता है हमें, एफ बराबर है एम ए। क्लियर हो गया, तो ये फार्मूला। तो इसलिए हमने कहा था अभी बल का फार्मूला या बल का सूत्र हमें कहाँ से मिलता है, तो वो हमें मिलता है दूसरे से। कैसे मिला, इस प्रकार से मिला, लेकिन इसको आसान करके कैसे समझें जी, ये तो थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया दिमाग में, है ना। इसको आसान कैसे समझ, इसने क्या कहा है, ये मिल गया, जाने दो यार। संवेग में परिवर्तन, ठीक है, संवेग में परिवर्तन की दर, की दर किससे निकालेंगे, समय, यानी दर का मतलब क्या, एक एक सेकंड में क्या क्या हो रहा है, वो कितना कितना परिवर्तन संवेग में हो रहा है एक एक सेकंड में, तो वो उसको दर बोलते हैं आप, है ना। किसके बराबर है, एफ के बराबर है, बस क्लियर होगी। संवेग आप जानते हो, संवेग क्या होता है, तो संवेग होता है आपका वेग मास इनटू वेलोसिटी, यानी द्रव्यमान गुणा, और टी क्या होता है आपका, टाइम होता है आपका। ठीक है, इसको आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा, मास, ठीक है, और वेग, वेग लिखता हूं मैं, और वेग बटा समय लिख दो, मास को अलग निकाल लो, वेग बटा समय लिख दो। ठीक है, तो मास यहां रह गया, और वेग बटा समय का मतलब क्या होता है, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, त्वरण के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, त्वरण। यानी यहां से एफ के बराबर क्या आ गया, तो एफ के बराबर क्या आ गया, तो एफ के बराबर यहाँ पे आ गया आपका एम ए, एक्सीलरेशन। ठीक है ना, एम ए। तो यही तो फार्मूला है। परिवर्तन मैं बताऊं, परिवर्तन किसमें, वेग में होगा, वेग बटा समय त्वरण हो जाता है। यानी संवेग में परिवर्तन की दर जो है वो बल के समानुपाती होती है, यही कहना चाहता है वो, क्या कहना चाहता है, यही कहना चाहता है। और यही बात वो कहना चाहता है, यह बात आपने सुनी हो तो एक और भी कहता है, संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन की दर नहीं कह रहा, संवेग में परिवर्तन, ठीक है, बराबर किसके है, बल गुणा समय अंतराल, समय अंतराल। और ये किसके बराबर था, आवेग इम्पल्स के बराबर था। तो यही बात यहाँ पे ये भी हो रही है। ठीक है, यानी संवेग में परिवर्तन क्या कहलाता है, आवेग कहलाता है। यानी संवेग में परिवर्तन कब होगा, कोई बल कोई कुछ थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के लिए लगे या कितने समय के लिए लगे, उस बात को हम क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। यानी संवेग में परिवर्तन, ठीक है, बल गुणा समय अंतराल बराबर किसके भी है, आवेग। संवेग में परिवर्तन बराबर आवेग के है, बल और कितने समय के लिए बल लगा उसे भी हम क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। तो संवेग और आवेग के सारे एग्जाम्पल हम यहाँ पे थोप देंगे। द्वितीय नियम क्या कहता है और इसके कौन कौन से एग्जाम्पल है जो हमें यहाँ पर लिखने पड़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा पानी पी लें, उसके बाद कार्रवाई बैठाते हैं आपकी। देखो, फिर समझने के लिए ये चीज़, एग्जाम्पल समझने के लिए यही चीज़ जरूरी है। क्या जरूरी है, ये चीज़ ही जरूरी है। बल तो और पड़ेगा, बल तो बहुत लंबा चलेगा रे। ठीक है, बहुत लंबा दंगल चलेगा रे बाबा, टेंशन नहीं लेने का है। अब सारे एग्जाम्पल
जिसमें बल लग रहा है और बल के साथ क्या लग रहा है, कुछ ना कुछ समय लग रहा है, वो कहाँ को, आवेग को जाएंगे, और वो कहाँ को जाएंगे, संवेग में परिवर्तन को जाएंगे। ठीक है ना। तो आप लिख सकते हो उसको डेल्टा पी बल गुणा समय, अंतराल कर लो, है तो समय, डेल्टा टी लिख लो आप। ठीक है। और बराबर किसके है, आवेग के है, बस m प्लस जो है इसके इक्वल है। अब इसके एग्जाम्पल रगड़ते हैं हम, कितने एग्जाम्पल, कितने आपने कभी देखा है क्रिकेटर जब होता है ना, क्रिकेट का खिलाड़ी, क्रिकेट का खिलाड़ी, क्रिकेट का खिलाड़ी जब कैच करता है बॉल को तो हाथ पीछे कर लेता है, हाथ पीछे कर लेता है। क्रिकेट का खिलाड़ी बॉल को पकड़ते समय हाथ पीछे कर लेता है, खिलाड़ी बॉल को, गेंद को पकड़ते समय हाथ पीछे कर लेता है। ठीक है, क्यों कर लेता है बताओ, दोनों तीनों साथ में ही समझा दूंगा। ठीक है, फर्श पर कूदने से चोट का ज़्यादा लगना। ठीक है, क्योंकि सारे एग्जाम्पल याद, थोड़े दिमाग पे जोर डालना पड़ता है भाई। मिट्टी में कूदने पर चोट का कम लगना। ठीक है, पत्थर से शीशे का टूट जाना, लेकिन गोली का पार हो जाना। ठीक है, ये एग्जाम्पल थोड़े से हैं, आप इसको थोड़ा समझो पहले, उसके बाद आप बाकी सारे एग्जाम्पल जितने भी होंगे आप आसानी से समझ लोगे। जैसे लंबी कूद वाला तिरछा कूदता है, ठीक है, ऊंची कूद वाला भी ऐसे ऊंचा कूदेगा लेकिन सीधा का सीधा नहीं गिरेगा, वो थोड़ा टेढ़ा गिरेगा ताकि समय ज़्यादा लगे। कारण क्या, देखो आपने एक चीज़ पढ़ी भी, बल जितने समय के लिए लगेगा, ज़्यादा समय के लिए लगेगा, तो उतना ही संवेग में क्या होगा, परिवर्तन ज़्यादा होगा। क्या होगा, परिवर्तन ज़्यादा होगा। हो गया, उसका कारण देखो, संवेग में परिवर्तन क्या होगा, ज़्यादा होगा, और उतना ही क्या होगा, आवेग ज़्यादा होगा। संवेग का मतलब परिवर्तन, परिवर्तन आप क्या कर रहे हो, पहले आपका वेग था, द्रव्यमान उतना ही वेग था, मान लो आप कूदने से पहले आपका मीटर पर सेकंड वेग था, ठीक है, और आप जैसे ही कूदे तो किस में परिवर्तन होगा, आपका वेग कहाँ चला जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड जाना है आपका। यानी आपकी स्पीड जब तक आपको कम कहाँ से होना शुरू किया, जब आप फर्श पे गिरे होंगे तभी होना शुरू होगा ना। ये फर्श है, मान लो ये फर्श, यहाँ पर गिरे उससे पहले तो आपका क्या था, वेग पूरा था, लेकिन कम कब होगा, 0 कहाँ हो जाएगा, इस पे गिरते ही 0 मीटर पर सेकंड होगा ना आपका वेग, होगा या नहीं होगा, हाँ जी होगा। जब 0 मीटर पर सेकंड होगा और 20 मीटर पर सेकंड आपका पहले वेग था, उसके बीच में जितना समय लगेगा,
अब एक तो फर्श पे गिरते ही आपका जीरो हो रहा है, यानी समय क्या हो गया, समय बहुत ही कम हो गया, समय ना के बराबर हो गया, तो बल क्या लगा, ज्यादा लगा। अगर समय कम हो गया तो बल क्या लगा, कितना लगा बताओ, ठीक है ना। बल जो लगा तो वो क्या है, संवेग में परिवर्तन, यानी संवेग में परिवर्तन हुआ तो उसको यहाँ पे लेके जाऊं मान लो, तो बल क्या लगेगा, संवेग में परिवर्तन करने के लिए बल क्या लगेगा आप बताओ। इसको यहाँ लेके जाऊं मैं तो समय ज्यादा होगा तो बल कम लगेगा ना। समय अगर इसको यहाँ पे लेके जाऊं, मान लो मैं यहाँ पे, इसको आवेग को छोड़ो, इसको मैं यहाँ पे लेके जाऊं तो समय में परिवर्तन, समय ज़्यादा होगा तो बल क्या लगेगा, कम लगेगा। समय कम होगा तो बल, यहाँ पे समय ज़्यादा आया बल, आप कहोगे समय तो बहुत कम मिला, समय बहुत कम मिला तो संवेग में परिवर्तन कम, यानी बल आप पे क्या लगा, ज़्यादा लगा। आपको रोकने के लिए बल ज़्यादा लगा तो आपको चोट लगेगी, बहुत ज़्यादा चोट लगेगी। मिट्टी में कूदते हो, ये मिट्टी है मान लो, ये मिट्टी आपने नरम कर रखी है, ठीक है, आप जैसे ही कूदे यहाँ से आपका क्या लगना शुरू हुआ, फोर्स लगना शुरू हुआ, और ये फोर्स मिट्टी में धस गए, आप यहाँ तक लगा, यहाँ पर आपका हो गया 0 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे कितना था 20 मीटर पर सेकंड आपकी चाल वेग था। यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ तो समय लगा होगा, ठीक है ना, कुछ इससे ज़्यादा लगा होगा, हाँ जी, समय ज़्यादा लगा, बल कम लगा, चोट कम लगी, ठीक है ना। फर्श पे कूदने पे चोट ज़्यादा लगती है, लेकिन मिट्टी में कूदने चोट कम लगती है। उसका कारण यही है, क्योंकि समय ज़्यादा तो बल कम, ठीक है, समय कम तो बल ज़्यादा, उल्टा हो गया, हो जाएगा। मिट्टी में क्रिकेटर खिलाड़ी बॉल को पकड़ते समय, क्रिकेट का खिलाड़ी है वो क्या, क्रिकेटर जो होता है वो क्या कर लेता, बॉल को पीछे कर लेता, बॉल स्पीड से आ रही थी, उसको अब क्या करना है, उसकी वेलोसिटी 0 करनी है। अब यहाँ करेगा तो चोट लगेगी, अब वो क्या करता है, ऐसे थोड़ा सा उसको हाथ लगाता है और ऐसे कर लेता है ताकि वो उसको 0 जाने में कुछ समय लगे, नीचे कर लेता है और नीचे एकदम से फेंक देता है वो, ठीक है ना, क्लियर है। तो उसका अब ये कैच होगा, ऐसे समय लगे, वो हाथ पीछे इसलिए खींचता है ताकि उसको 0 जाने में कुछ समय लगे, और समय ज़्यादा बल कम हो जाएगा, उसको चोट नहीं लगेगी। पकड़ के देखना, कभी ऐसे पकड़ के देखना चोट लगे, या ऐसे करके देखना चोट कौन सी में लगेगी, कारण, ठीक है। पत्थर से शीशे का टूट जाना, पत्थर क्या होता है, पत्थर आप जैसे मारोगे, ज़्यादा समय लिया उसने, ठीक है ना, क्या लिया उसने, ज़्यादा समय लिया या कम लिया, और गोली पार हो जाती है। तो गोली का पार होने का दूसरा भी कारण है, गोली है उसका मास कम होता है और इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो वेग उसका क्या है, ज़्यादा है, मास वेलोसिटी यानी सब वेग और द्रव्यमान को जबर ऐसे निकल जाती है। पत्थर ने जगह भी ज़्यादा घेरी है, ठीक है ना, उसकी वेलोसिटी कम है लेकिन उसका मास ज़्यादा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो पार नहीं निकल पाता, उसकी वेग के कारण, वेग कम होने के कारण पार नहीं निकल पाता, और वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। क्या हो जाता है, पत्थर से शीशा टूट जाता है, गोली पार हो जाती है। तो ये तो कुछ एग्जाम्पल आपके थे इसके। क्लियर हो गई बात। गति का तीसरा नियम और पढ़ लो आप, आज पढ़ने लगी गई तो फिर अब तो गति का तीसरा नियम बहुत आसान सा है तो यार। तीसरा नियम क्या कहता है, इसे एक्शन रिएक्शन यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, क्रिया व प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, ठीक है। यानी ये क्या कहता है तीसरा नियम गति का, भी जितना एक्शन होगा उतना रिएक्शन होगा, यानी जितनी क्रिया होगी उतनी प्रतिक्रिया होगी। ये कह रहा है भी जितना बल उधर लगेगा उतना बल ही उधर लगेगा, ठीक है। ये मान लो इधर से लगने वाला है इधर से, यानी जितना इधर से लगेगा उतना उधर लगेगा, उधर लगेगा इतना इधर लगेगा, यानी बल दोनों तरफ बराबर लगता है, ठीक है, दोनों सामने सामने। ये कहता है भी बल क्या करता है, पैर के अंदर कार्य करता है, जोड़े में काम करता है, ठीक है। जितना बल आप उधर लगाओगे उतना बल इधर लगेगा, जितना बल उधर लगाओगे उतना बल इधर लगेगा, जितना बल उधर लगाओगे उतना बल इधर लगेगा, ठीक है ना। यानी बल समान, यानी जितनी क्रिया होगी उतनी क्या होगी, प्रतिक्रिया होगी, ठीक है ना। यानी आप 2 बल लगाते हो तो F1 बराबर F2 के होगा,
ठीक है, समझ रहे हो। आप किसी वस्तु को हिलाने की कोशिश कर रहे हो तो आपके द्वारा आरोपित बल है ना, वो बराबर है किसके, सामने से उसको न हिलाने वाले बल के। जैसे घर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, कुछ बलों का मतलब योग जो है वो क्या करेगा, उसको नहीं हिलाने देता। अगर उस बल उतना ही बल लगेगा जरूर, हो सकता है वो चल पड़े लेकिन बल उतना ही लगेगा। उसे क्रिया और प्रतिक्रिया, मतलब जितनी क्रिया होगी उतनी प्रतिक्रिया होगी, इसलिए इसे कहा जाता है। ठीक है, यानी वस्तु पर आरोपित बल, जब हम कोई भी बल को लगाते हैं तो उतना ही बल उसके विपरीत दिशा में लगता है। इसको इस प्रकार से लिख सकते हो कि जब किसी दिशा में हम बल लगाते हैं तो उतना ही बल विपरीत दिशा में लगता है। ठीक है ना, उतना ही बल क्या लगता है, विपरीत दिशा में लगता है। ये तीसरा नियम कहता है, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। क्लियर हो गई बात। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम इसे ही कहा जाता है। एग्जाम्पल लिख लो, जैसे आप तैरते हो, तैरना, ठीक है, आप तैरते हो तो आपके क्या, जितना बल ऐसे लगाते हो तो आप उतने ही आगे जा पाते हो। ठीक है ना, यानी आपका बल जितना पीछे लग रहा है उतना ही आगे जाओगे आप। आप जैसे ही आपने कोई भी, आपने कभी देखा होगा यार, नाव से कूदने पर, ये पुराने बहुत एग्जाम्पल है, नाव से कूदने पर नाव का पीछे चले जाना, नाव से कूदने पर नाव का पीछे चले जाना। ठीक है, बंदूक से गोली चलने पर, बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक का पीछे क्यों जाना। आप बंदूक से, आप पिस्टल से गोली चलाते हो, झटका नहीं लगता क्या, झटका लगना, वो झटका किसके कारण लगता, क्रिया प्रतिक्रिया। नहीं, जितनी क्रिया आगे हो रही है उतनी प्रतिक्रिया जा पीछे भी हो रही है। गोली दूर जाती है क्योंकि उसका द्रव्यमान कम है, बंदूक कम दूर जाती है क्योंकि उसका द्रव्यमान क्या है, ज्यादा है। द्रव्यमान ज्यादा है तो उसका कोई ना कोई संवेग बराबर हो जाएगा। क्लियर है। तोप से गोली चलती है, तोप, तोप देखा है हमने, तोप से आपने गोला चलता है, तोप से गोली नहीं, गोला चलता है, गोला। ठीक है ना, तो तोप भी झटका मारता है ना। कभी आपने देखा होगा तोप है, या जो उसको क्या बोलते हैं, रे दिमाग से निकल गया यार, वो ज़्यादा गोले चलाते हैं उसे क्या बोलते हैं, चलो छोड़ो। ठीक है, तोप से, पिस्टल से चलाया होगा किसी ने, झटका लगता है। तो क्योंकि जितनी क्रिया उतनी प्रतिक्रिया। नाव से कूदते हो, नाव उतनी आप जितने कूदते हो उतना ही नाव को पीछे धकेल देते हो। नाव वजनदार ज़्यादा है आपसे तो थोड़ी धकेलती है, लेकिन क्या हो रहा है, बल आपने उतना ही आरोपित किया जितना आगे आरोपित कर रहे हो आप। ठीक है, चोट का लगना, लॉन्ग जंप, जंप मारते समय आपका दौड़ के आना, दौड़ के आगे आप जैसे ही उतने पे जंप मारते हो, जितना जोर पैरों पे देते हो उतना ही आप आगे जा पाते हो। ठीक है ना, कूदना, लंबी कूद, ऊंची कूद। ठीक है, रॉकेट, रॉकेट की गति वो भी तीसरे नियम पे आधारित है, यानी जितना उसके आगे जाती है उतना ही पीछे रहता, उसका क्या रहता है, प्रतिक्रिया। रॉकेट अपने दम पे नहीं, पीछे वाले धुएं के दम पे आगे निकल रही होती है। ठीक है ना, धुआं जो देता है, गैस वगैरह रिलीज जो करता है, क्योंकि रॉकेट का संवेग और उस धुएं का, गैस का संवेग बराबर हो जाता है, उसके कारण वो बाहर निकल पाती है। ठीक है, तो रॉकेट का चलना, ये सारे के सारे एक समझ लो। गोली वाला आपको अच्छे से याद रह जाएगा, मुझे पता है, गोली चलने पर झटका लगना। ठीक है ना, क्रिया प्रतिक्रिया। नाव से कूदने पर, तैरने पर, स्विमिंग करने पर। ठीक है, और चोट लगने का कारण भी यही है, क्रिया प्रतिक्रिया, बस इतने ही है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल थे। तो गति और गति के नियम। ठीक है ना, गति क्या है, गति के नियम। हम बल पढ़ेंगे आगे, कार्य ऊर्जा, शक्ति पढ़ेंगे। ठीक है ना, पावर वर्क, एनर्जी, एनर्जी पावर वर्क, और बहुत बहुत पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। बल, गुरुत्वाकर्षण बल, बल वगैरह बहुत कुछ पढ़ना है हमें। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आपका फ़र्ज बनता है आप एक कमेंट या मार दिया करो, हमें अच्छा लगता है बस। ठीक है, लाइक कर दिया करो यार, कुछ नहीं जाता आपका। शेयर वेयर करो ना करो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत, भगवान आपका भला करे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।